Morning to all of you. Today we will see our experiment number 24, that is to sterilize rubber gloves and rubber tubing. तो हम जो भी स्टरलाइजेशन की प्रोसेस देख रहे हैं तो उसमें हमने अभी तक ग्लासवेयर्स को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से स्टरलाइज करना है हमने वो देखा। लेकिन अगर हमको किसी रबर से बनी हुई या रबर के हैंड ग्लोव्स या रबर ट्यूबिंग्स जो होती है, एग्जांपल कैथेटर्स जो होते हैं, अगर उनकी हमको स्टरलाइजेशन करना है तो हम कैसे करेंगे वो हम ये एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। सो जनरल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर क्या है इसका कि रबर ग्लोव्स, रबर ट्यूबिंग, उसको सबसे पहले हमको क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद रैप करना है, रैप करने के बाद स्टरलाइज करना है। सिंपल प्रोसीजर है। इसमें आपको जो एपरेटस है वो है सिंपल रबर ग्लोव्स, स्टरलाइजिंग बिन, केमिकल से 5% सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन और सॉफ्ट सोप सॉल्यूशन, गॉज, पैड, मुस्लिन क्लॉथ, ग्लव कवर्स और स्टीम परमिएबल फैब्रिक इन्वॉल्व। तो ये है इसकी सारी रिक्वायरमेंट। केमिकल्स जो हमको लगने वाले हैं वो है 0.5% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और 5% सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन और मुस्लिन क्लॉथ। सो ये जो यहाँ पे उन्होंने डायग्राम बताई है कि ग्लोव्स, टर्न ग्लोव्स विद गॉज पैड के साथ वो कैसे दिखेंगे यहाँ पे, फिर ग्लोव्स को इन्वॉल्व में कैसे रखना है हमको और उसकी फाइनल पैकिंग हमको कैसे करनी है। इस तरह से यहाँ पर कैथेटर से ये रियोल्स ट्यूब है जो हमने हमारे थ्योरी के जो सिलेबस में हमने देखा कि इन सब के ये सब क्या क्या होता है, इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, इसके यूजेस क्या क्या है। सो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। सो स्टेप वाइज प्रोसीजर में हम देखेंगे इसके कि द रबर ग्लोव्स, द मेथड ऑफ पैकिंग ऑफ रबर ग्लोव्स मस्ट इनकरेज स्टीम पेनिट्रेशन। मतलब अगर आपको रबर को जो रबर से बनी हुई प्रिपरेशन होती है उसको हमको अगर स्टेलाइज करना है तो हमको उसको स्टीम पेनिट्रेशन के थ्रू यानी कि ऑटोक्लेव के थ्रू स्टेलाइज करना पड़ेगा। क्यों? टू इनसाइड टू द फिंगर्स एंड कीप द सरफेस अपार्ट एज फार एज पॉसिबल। द wrists are turned back so that the outside need to be handled with the gloves are put on the gas pad inserted in the position shown in figure number 24.1। तो इस तरह से हमको उस ग्लोव्स को उसको हमको रखना है। उसके बाद क्या करना है, द पैक शुड बी केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल एंड द कंटेंट शुड बी अरेंज लूजली। मतलब ये जो हम जो पैकिंग के लिए बनाने वाले हैं इस कंटेंट को, जैसे कि हमने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को पहले स्टरलाइज करने के लिए अगर आप उसको टाई अप कर रहे हैं थ्रेड से तो उसको आप टाइटली करते हो, लेकिन इन द केस ऑफ ग्लोव्स आपको उसको लूजली करना है। और क्या करना है, रेस्टिंग द स्टरलाइजेशन ग्लोव्स फॉर 48 आवर्स बिफोर यूज प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ ग्लोव्स एंड इट इनेबल्स द रबर टू रिगेन इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो उसको जो हमने स्टरलाइज करने के बाद उसको हमको 48 आवर के लिए रेस्टिंग स्टेट के अंदर रखना है। मतलब हमको अगर किसी ग्लोव्स को स्टरलाइज करना है तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको फॉर एग्जांपल 2 दिन बाद यूज़ करना है तो आज उसको आपको आज ही से स्टरलाइज करके रखना होगा। तो इसलिए ऐसे क्यों करेंगे हम, क्योंकि ऐसा करने से जो ग्लव्स है उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज़ होती है और उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो उसकी रीगेन, मतलब फिर से उसमें वो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है उसमें वो फिर से रीगेन होती है वहाँ पर। तो उसकी स्टेप क्या है, सबसे पहले तो वॉश द रबर ग्लोव्स विद कोल्ड वाटर इमीडिएटली आफ्टर यूज टू रिमूव अधेरिंग ब्लड टिश्यूज और एनी अदर पार्टिकल प्रेजेंट। अब आप रबर ग्लोव्स जब यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसको यूज़ करने के बाद इमीडिएटली उसको कोल्ड वाटर से वॉश करना है ताकि वहाँ पर किसी तरह का ब्लड जो है या फिर किसी तरह के भी टिश्यू जो है वो उससे अधेयर ना हो। उसके बाद में सोक द रबर ग्लोव्स इन 5% सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन फॉर 15 मिनट्स। फिर हमको जो ग्लव्स है उसको हमको सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में या किसी सोपी वाटर के अंदर 15 मिनट के लिए डिप करके रखना है। फिर उसके बाद में टू रिमूव इरिटेंट्स लाइक टाल्क विच मे बी प्रेजेंट इन द रबर ग्लोव्स फॉर वॉश विद द वार्म सॉफ्ट सोप सॉल्यूशन। अभी देखो, अभी आपने जब ग्लोव्स यूज़ करते हो तो आपने देखा है कि उसमें एक तरह का पाउडर होता है वाइट कलर का, जब आप नए ग्लोव्स यूज़ करते हो तो जो कि आपके हाथ के ऊपर लग जाता है। तो वो पाउडर जो है वो आपको पहले रिमूव करना है। और वो रिमूव कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ वार्म जो गर्म सोपी वाटर जो होता है उसमें आपको डिप करके उसको रिमूव करना है। उसके बाद में रिंस द रबर ग्लोव्स विद कोल्ड वाटर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। फिर आपको 3 to 4 टाइम्स रबर ग्लोव्स को जो है वो कोल्ड वाटर से वॉश करना है। इसके बाद में फाइनल राइजिंग शुड बी विद डिस्टिल वाटर। फिर उसके बाद आपको डिस्टिल वाटर से इसको क्या करना है,
उसको फिर वॉश करने के बाद आपको उसको डिस्टिल वाटर से फिर और डबल से वॉश करना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, ड्राई द रबर ग्लोव्स इन द एयर एट रूम टेम्परेचर। फिर हमको जो हमारा रबर ग्लोव्स है उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ड्राई करना है। उसके बाद में इन्फ्लेट कंप्रेस एयर इनटू ईच ट्यूब ग्लो टू चेक द परफोरेशन। मतलब क्या कि जो रबर ग्लोव्स है उसमें आपको हवा भर के देखनी है कि कहीं से वो लीक तो नहीं है। फिर उसके बाद में द wrist ऑफ रबर ग्लोव्स आर टर्न बैक एंड द गॉस पैड्स आर पीसेस ऑफ मुस्लिन क्लॉथ आर इंसर्टेड इन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस टू प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस। ईच मैच पेयर आर प्लेस इन द फैब्रिक envelope ऑफ मुस्लिम कॉटन एंड हेल्ड लूजली टुगेदर विद टेप्स एज शोन इन द फिगर। मतलब क्या करना है आपको कि जो मुस्लिम क्लॉथ है उसमें आपको उसको दो अलग अलग रखने हैं, वो आपस में चिपकने नहीं चाहिए। और वो जो है रबर ग्लोव्स वो जो है वो ऑटोक्लेव के सरफेस से स्टिक ना हो, इसलिए आपको उसको मुस्लिम क्लॉथ के अंदर रैप करके उसको रखने हैं। और उसको लूजली आपको रैप करने हैं, टाइटली नहीं, और वो एक दूसरे से स्टिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको जिस तरह से इस फिगर में दिखाया हुआ है उस तरह से आपको उसमें पैक करना है। उसके बाद में क्या है, प्लेस द ग्लोव्स पैकेट इन स्टरलाइजिंग बिन। मतलब जो हम बिन देखते हैं जिसके अंदर हम स्टरलाइजेशन के लिए ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके अंदर फिर हमको ये जो प्रिपरेशन ये जो हमने प्रिपेयर किया है वो हमको उसमें रखना है इस तरह से। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, कीप स्टीम इनलेट ऑफ स्टरलाइजिंग बिन ओपन ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन साइकिल। मतलब कि जो स्टरलाइजेशन का जो बिन है वो आपको ओपन करके रखना है। उसके बाद में प्लेस इट, फिर उसको हमको क्या करना है, ऑटोक्लेव के अंदर रखना है। और ऑटोक्लेव में रखने के बाद ऑटोक्लेव को स्विच ऑन करना है। और उसका होल्डिंग प्रेशर कितना होना चाहिए, 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच। और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1 to 1 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये जो टेम्परेचर है, ये जो टाइम है, ये जो है बस इसी चीज़ का डिफरेंस है। बाकी आपको ये अगर आप चीज़ की बात करो, जैसे कि अगर आपको किसी जो कॉमन सेंस है, आपके ये जो दो एक्सपेरिमेंट है, आप बोलोगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 24 है और 23 है, तो इसमें भी तो सेम स्टरलाइजेशन की प्रोसीजर है। लेकिन अगर हमको स्टरलाइजेशन अलग अलग चीज़ों का करना है, फॉर एग्जांपल पहले हमने ग्लास वेयर्स किए थे लेकिन अब हमको प्लास्टिक वेयर करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे, कौन सा एपरेटस हमको चूज़ करना रहेगा। अगर ऑयली प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन सा एपरेटस हम चूज़ करेंगे, कितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए, कितना उसका प्रेशर होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट को अलग अलग दिया है। बाकी प्रोसीजर सिमिलर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन सा अगर आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, स्टरलाइज कर रहे हो, तो उसके लिए कौन सी मेथड को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इस तरह से स्विच ऑफ द ऑटोक्लेव। फिर आपको क्या करना है कि स्विच ऑफ करना है ऑटोक्लेव को, फिर उसी तरह से उसको निकालना है। निकालने के बाद क्या करना है, फिर द स्टरलाइज्ड रबर ग्लोव्स आर टू बी लुब्रिकेटेड बाय यूजिंग सुटेबल लुब्रिकेटिंग पाउडर। फिर आपको जिस तरह से स्टरलाइज जब ग्लोव्स निकल गए वहाँ से, तो फिर आपको जैसे आप नए ग्लोव्स यूज़ करते हो तो उसमें लुब्रिकेटिंग पाउडर होता है एक वाइट कलर का जो आपके हाथों पर लग जाता है, तो उस तरह से पाउडर उसमें आपको ऐड करना है जो कि स्टार्च पाउडर होता है। और उसकी जो आइडियल पाउडर आप डाल रहे हो तो इट शुड बी नॉन टॉक्सिक नॉन इरिटेंट। मतलब उसको पहनने के बाद आपके हाथों पे इन्फ्लामेशन नहीं होना चाहिए, आप इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय टिश्यू अनइन्फेक्टेड बाय स्टीम स्टरलाइजेशन हार्मलेस टू रबर अ गुड लुब्रिकेंट। मतलब कि क्या कि ऐसा लुब्रिकेंट जो कि जो रबर ग्लव्स है उसको और आपके हैंड्स को किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचाए। और एज ए लुब्रिकेंट किसको बोलते हैं हम, ताकि चीज़ों को अधेर होने से बचाने के लिए आपस में हम लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बिना लुब्रिकेंट डाले रबर ग्लोव्स को पहनने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आपको डिफिकल्टी अराइजेस हो सकती है। लेकिन आप उसको अगर लुब्रिकेंट डालकर पहनने की कोशिश करोगे वाइट अगर किसी तरह का पाउडर, तो वो ईजिली आप उसको वेयर कर सकते हो। और जो पाउडर आप अंदर डाल रहे हो तो वो पाउडर आपको उसको पहले जो है वो हॉट एयर ओवन या इथिलीन ऑक्साइड से आपको उसको पहले स्टरलाइज करना है और फिर उस पाउडर को आपको जो है वो उसमें ऐड करना है फॉर रबर ट्यूबिंग। अब तक की जो प्रोसीजर हमने देखी वो थी किसके लिए, रबर ग्लोव्स के लिए। और रबर ट्यूबिंग के लिए भी फिर अलग से प्रोसीजर है। इसके अंदर द रबर ट्यूबिंग इज कोलाइड फ्री of kinks and some amounts of moisture is allowed to remain in lumen to carry out the sterilization effectively by steam under pressure. Boiling with 0.5% sodium hydroxide or 5% sodium carbonate solution may help to removal of traces of blood or either irritants that may be present. मतलब आपको जो ये जो प्रिपरेशन है इसके अंदर आपको
5% सोडियम कार्बोनेट या 0.5% सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करना है, ताकि अगर उस ट्यूब के अंदर किसी तरह का कोई ब्लॉकेज हो या फिर कोई ब्लड का क्लॉट हो या किसी तरह का कोई और ट्रेस हो तो वहाँ से रिमूव हो सके। डेलिकेट रबर आइटम्स कैन बी ऑल्सो स्टेरिलाइज बाय गैसियस। अगर जो रबर है वो ज़्यादा डेलिकेट है, आपको लगता है कि वो स्टीम स्टरलाइजेशन करने के बाद वो उसकी स्टेबिलिटी खो देंगे, तो इस तरह के रबर को आप स्टीम स्टरलाइजेशन के थ्रू आप उसको गैसियस स्टरलाइजेशन के थ्रू, यानी कि इथिलीन ऑक्साइड जो गैस है वो पास करके उसको स्टरलाइज कर सकते हो। रबर ट्यूबिंग, रबर ग्लोव्स एंड अदर रबर मटेरियल कैन बी स्टरलाइज बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन। उसको हम जैसे कि हमने जो मेथड्स देखी थी स्टरलाइजेशन की, तो उसमें एक आयोनाइजिंग मेथड भी थी, तो वो यूज़ करके भी हम इसको स्टरलाइज कर सकते हैं। Particular attention should be given to clean the rubber tubings when tubing is reused. Adequate cleaning of the lumen, which is not readily accessible, may be virtually impossible. When cleaning is necessary, especially brushes may be helpful in the reaching in the lumen. The safest approach is to return the tubing for reuse with the same product to discard after one use. मतलब कि अगर आपको जो ट्यूबिंग है अगर उसको रीयूज़ करना है तो उसका जो अंदर का जो पार्ट है वो आपको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। ये इसकी उन्होंने बात कही है कि अगर सबसे पहले तो हम इस तरह की ट्यूबिंग्स को रीयूज़ करते ही नहीं है, लेकिन अगर हमको किसी सिचुएशन में करना पड़ रहा है तो आपको उसको स्टेरिलाइज करना है और उसके आपको अंदर की जो इंटरनल का जो ल्यूमेन सरफेस है उसको वो अच्छे से क्लीन करना है। लेकिन वहाँ पर आपको क्लीन करने के लिए सॉफ्ट ब्रश का यूज़ भी कर सकते हो आप। इसके बाद में स्टेप्स है, उसके बाद में स्टेप्स के अंदर क्या है कि ट्यूब्स को जो है पहले वो कोल्ड वाटर से हमको वॉश करना है। उसके बाद क्यों, किस लिए, ताकि जो ब्लड है वहाँ पर वहाँ से रिमूव हो सके। उसके बाद में जो ट्यूब्स है उनको 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड और 5% सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन से वॉश करना है। उसके बाद उसको बॉईल करना है, वो सोल्यूशन ऐड करके वाटर में आपको उसको बॉईल करना है 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स तक के बॉईल करने के बाद ये क्यों, क्योंकि इंटरनली उस ट्यूब के इंटरनली अगर कोई भी वहाँ पर क्लॉट या कुछ और फॉर्मेशन होता है तो इस तरह से बॉईल करने की वजह से इस तरह के 5% और 0.5% सोल्यूशन यूज़ करने की वजह से वो ट्यूब के होंगे हमारे वो वहाँ से वो ट्रेस निकल सकता है। फिर उसके बाद में क्या करना है, वो जो ट्यूब से उसको हमको रिमूव करना है। फिर उसके बाद में उसको हमको कोल्ड वाटर से वॉश करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, अटैच द रिक्वायर्ड अटैचमेंट टू द ट्यूबिंग एंड फ्लश द एंटायर असेंबली विद डिस्टिल वाटर। फिर आपको उसको ट्यूब को एक तरह से एक जो उसका माउथ है वहाँ पर से कोई भी इंजेक्शन के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू आपको उसको वॉश करना है, ताकि अंदर जो भी लिक्विड या जो सॉल्यूशन जो हम 5% यूज़ किए हैं वो वहाँ से रिमूव हो सके। फिर उसके बाद में डू नॉट ड्रेन इट कम्प्लीटली, वॉप द डबल थिकनेस मसलिन क्लॉथ फ्री फ्रॉम किंक्स। और आपको जो ट्यूब है वो उसमें पूरी तरह से उसमें वाटर ड्रेन नहीं करना, उसमें आपको कुछ वाटर रहने देना है और उसको आपको इस तरह से मसलिन क्लॉथ में रखना है ताकि वो उसका वहाँ पर फोल्ड ना आए, बस वो जैसी ट्यूब होती है उस तरह से वो पड़ी रहे, उसमें किसी तरह का भी बेंट या स्ट्रेच उसमें ना हो। इस तरह से आपको वो ट्यूब को रखना है और फिर जो ट्यूब है वो आपको स्टरलाइजेशन के लिए स्टरलाइज़र में रखनी है। उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करना है। नोट द टाइम, और टाइम आपको नोट करना है और आपको उसको 30 मिनट्स तक के वहाँ पर रखना है। उसके बाद में जो है प्रेशर वो आपको ड्रॉप करना है, उसको रिमूव करना है और उसको रिमूव करने के बाद यूज़ कर सकते हो। और ये जो प्रोसीजर है ये सेम प्रोसीजर आप जो आईवी सेट्स होते हैं, आईवी सेट्स मतलब कौन से, जो आप इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करने के लिए जो सेट्स आप लगाते हो, तो उस सेट्स को भी आप जो है रीयूज़ करने के लिए इस तरह से स्टरलाइज कर सकते हो। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 24। और जो आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 25 और 26 है वो भी सिमिलर है। आपको उसमें कुछ नहीं करना है, बस जो आपके इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे जिसकी उन्होंने दिया गाउन, टॉवल, कैप्स एंड मास्क, अगर आपको इसको स्टरलाइज करना है तो आप कैसे करोगे, तो आपको मटेरियल पैक करना है, उसको लोड करना है ऑटोक्लेव के अंदर, फिर उसको स्टरलाइज करना है, फिर उसको अनलोड करना है। सिमिलर प्रोसीजर है, बस उसमें आपको जो होल्डिंग प्रेशर है उसका 10 पाउंड रखना है पर स्क्वायर इंच, होल्डिंग टेम्परेचर उसका 110 डिग्री सेल्सियस रखना है और उसका होल्डिंग टाइम आपको 45 डिग्री सेल्सियस उसको रखना है। और पूरी प्रोसीजर जो है वो एज सिमिलर जैसे हम पिछली बार जी देखते आ रहे हैं उस तरह से उसको आपको फॉलो करना है। उसी तरह से जो एक्सपेरिमेंट नंबर 26 है वो 26 भी सिमिलर है। आपको जो आपके इंस्ट्रूमेंट है लाइक टू स्टेरिलाइज सर्जिकल ड्रेसिंग, अगर आपको सर्जिकल ड्रेसिंग में लगने वाले जितने भी एपरेटस है, जितने भी इक्विपमेंट है, अगर आपको इसको स्टेरिलाइज करना है तो कैसे करोगे, तो आपको विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेव आपको स्टेरिलाइज करना है, उसको आपको पैक करना है, उसको ऑटोक्लेव में लोड करना है, लेकिन
जो चीज़ का ध्यान है, ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग रखने का पर्पस ये है कि जो होल्डिंग प्रेशर है, जैसे कि अगर अब अभी एग्जांपल अगर हम ये दोनों में कंपेयर करें तो जो इसमें और इसमें जो कंपैरिजन देखोगे आप, तो इसमें आप उन्होंने बोला है कि अगर आप यहाँ पर जो है वो मसलिन क्लोथ या पेपर या फिर और कुछ स्टरलाइज कर रहे हो तो उसके लिए आपको टेम्परेचर जो है, किसके लिए, हॉस्पिटल के जो फैब्रिक्स है लाइक गाउन टॉवल, अगर इसको स्टरलाइज करना है आपको तो आपको उसको जो प्रेशर रखना है वहाँ पर वो 10 पाउंड्स का रखना है। होल्डिंग टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस रखना है और होल्डिंग टाइम आपको उसको 45 मिनट्स रखना है। लेकिन अगर आप जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो तो आपको उसका होल्डिंग प्रेशर 30 AB पर इंच रखना है और उसके बाद में होल्डिंग टाइम कितना रखना है उसका 134 डिग्री सेल्सियस और होल्डिंग टाइम 3 मिनट्स। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। इसी तरह से आप अगर सारे टेम्परेचर जो है अलग अलग इक्विपमेंट के लिए वो अलग अलग है। जैसे कि आप इसकी बात करोगे अगर रबर ग्लव्स की, तो आपको रबर ग्लव्स के लिए 15 पाउंड्स का प्रेशर रखना है और वहाँ पे होल्डिंग टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रखना है और उसका होल्डिंग टाइम 20 डिग्री सेल्सियस रखना है। तो ये डिफरेंस है। जब आप डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट या डिफरेंस चीज़ें स्टरलाइज करोगे तो उसके लिए आपको डिफरेंट एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ही इसको स्टरलाइज करना होगा। अगर आप यहाँ पर इसको 45 मिनट्स के लिए करते हो तो इट मे अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ रबर। सो ये टाइम बस ये इतनी चीज़ जो है, इतनी चीज़ का डिफरेंस है जिसकी वजह से आपको याद रखना है कि अगर आप रबर ट्यूबिंग करोगे तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आप अगर सर्जिकल की इक्विपमेंट कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए और उसका टाइम कितना होना चाहिए। उसी की तरह से अगर आप मसलिन क्लॉथ या फिर जो गाउन है वो सब चीज़ों की स्टरलाइजेशन कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसका होल्डिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए और उसका होल्डिंग टाइम कितना होना चाहिए, वो आप यहाँ पे नोटिस करते हो। तो इस तरह से आपके आज जो एक्सपेरिमेंट नंबर 24, 25 और 26 है वो ख़त्म होते हैं। अगले एक्सपेरिमेंट में हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं एज अ डेटा प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर देखना है हमको कि भाई कंप्यूटर क्या है और उसमें हम कैसे डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमारा है वो कंप्यूटर की बेसिस के ऊपर है कि कंप्यूटर किसको बोलते हैं। थैंक यू।